अच्छा अभी बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ, पहले सारी बातें छोड़ो। मैडम क्वेश्चन दे मुझे। हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ। मैडम, अगर कंहिं माण्हू खे पंहिंजो टे डॉटर्स आहिनि त पोइ उन्हनि जो शेयर कीअं थींदो? जीअं तव्हां चओ था जेकॾहिं डॉटर हिकु ॾी आहे त उनखे अधु हिसो मिलंदो प्रॉपर्टी जो, बाक़ी हिसो जेको आहे उनजे ब्रदर्स में तक़सीम थींदो। त भाई उहो कीअं अगर औलाद हिकड़ी, त जी जी, जी अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं, मिसाल के तौर पर 2 हैं या 3 हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है उसमें से 1/, वैसे तो 1/2 उसको मिलनी थी ना। ये देखे नीचे आया हुआ है ना, सन्स एंड डॉटर्स का क्या लिखा हुआ है, अगर एक बेटी थी तो आधी उसको प्रॉपर्टी मिल जानी थी टोटल की, जी और बाकी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, मदर और फादर को। सिस्टर्स ब्रदर्स हाँ मदर और फादर और मदर जी जी। मौजूद है। जी जी तो मौजूद बेटा है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ना, पहले मैं चुप तो कर जाऊं फिर उसके बाद बोल लेना, पहले मैं बता दूं पूरी बात। अगर ठीक है मैम। मिसाल के तौर पर जिस शख्स की प्रॉपर्टी है उसकी 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां हैं बेटा कोई भी नहीं है मिसाल के तौर पर, तो क्या होगा, सिचुएशन ये होगी तब कि जो प्रॉपर्टी है, ये देखें सेकंड वाली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, इफ डिसीज हैज नो सन बट 2 और मोर देन 1 डॉटर्स, देन ऑल ऑफ देम शेयर इनहेरिट 2/3 ऑफ द टोटल बिक्वेस्ट, यानी टोटल जो प्रॉपर्टी होगी उसका 2/3 हिस्सा जो होगा वो निकाला जाएगा। यानी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में तकसीम कर उसके 2 हिस्से निकाल लिए जाएंगे, और 2 हिस्से जो होंगे उनको फिर इक्वली उन डॉटर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, टोटल मिसाल के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी 300 रुपीस है, 300 रुपीस में से 200 रुपीस उसकी बेटियां चाहे जितनी भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन अगर 1 होगी तो हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी उसको, 1 से ज्यादा होंगी तो 2/3 हिस्सा जो है वो निकालकर उन दोनों में या तीनों में या चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम 300 की मिसाल ले लेते हैं, उसके बंदे ने जो मरने वाला है उसने 300 रुपए छोड़े, टोटल 300। अगर वो एक बेटी है तो 150 रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। अगर वो 2 बेटियां हैं तो क्या होगा कि 300 में से उसका हिस्सा 200 रुपए अलग कर लिए जाएंगे, उन 200 में से 100 रुपया एक बेटी को, 100 रुपए दूसरी बेटी को मिल जाएंगे। अगर वो 2 से ज्यादा हैं तो उनको हम, यानी मिसाल के तौर पर चार बेटियां हैं तो 50-50 रुपए चारों को मिल जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग 100 रुपीज जो होंगे वो पेरेंट्स को चले जाएंगे। ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं होंगे, अगर पेरेंट्स है ही नहीं, सिर्फ बेटियां हैं और बहन भाई हैं, तो क्या होगा कि बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी बहन भाइयों की तरफ चली जाएगी। ठीक है, आप समझ आई? अब आप पूछ लें अगर कुछ पूछना है तो। अच्छा ठीक है मैम, समझी वियासीं। तो बाक़ी जेकॾहिं भेण भाई बि न आहिनि त पोइ जेको भाई मतलब 100 रुपया ऐसा बचे तो पियो। नहीं है ना कि बहन भाई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, अम्मी अब्बू भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? औलाद है मैम, हाँ? बिल्कुल मैम, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। औलाद है ना मैम। नहीं, बस हम औलाद है सपोज तो करें फिर आप औलाद उसको मिलेगी ना भाई। देखें, अगर औलाद मौजूद है तो औलाद को मिलेगी ऑब्वियसली। अगर बहन भाई नहीं है तो वापस रिटर्न होकर बेटियां हैं तो बेटियों को मिल जाएगा सारा टोटल। ठीक है मैम। होता यह है कि अगर कोई नहीं होता तो तभी डिस्टेंट किंडर्स की तरफ जाती है प्रॉपर्टी, और अगर डिस्टेंट किंडर्स, अब आप कह रहे हो बहन भाई भी नहीं है तो मतलब भतीजा भतीजी भी नहीं है। अगर भाई बहन भाई नहीं है लेकिन भतीजा भतीजी मौजूद है तो जो बहन भाइयों को मिलना था वो भतीजा भतीजियों को मिल जाएगा। और अगर नहीं है बहन भाई, वो सिंगल जो है वो डॉटर है या सिंगल सन है, ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो जो है औलाद एक ही है बस अपने माँ बाप की, और बहन भाई वगैरह कोई भी नहीं है, ऐसी कोई अगर सिचुएशन बनती है तो जो उसकी औलाद होगी उसी को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी फिर। वैसे यहां तक जाती नहीं है बात। होता यह है कि जो लोग देखते हैं कि हमारी जो औलाद है उसमें अगर बेटियां मौजूद हैं तो वो अपनी लाइफ में ही उसको टोटल कंप्लीट कर देते हैं उसका, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि शरई हिस्से की तरफ जाना पड़ता है।
फिर ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को या बहन भाइयों को मिल जाता है। भाई इसकी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे किसी डिसीज की डेथ होती है तो जैसे लाइक ट्री होता है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहले देखा जाएगा पेरेंट्स है उनका हिस्सा निकलेगा, पेरेंट्स का हिस्सा निकलने के बाद स्पाउस का हिस्सा निकलेगा, उसके बाद उसके औलाद का या डिसेंडेंट्स का हिस्सा निकलेगा। अगर मिसाल के तौर पर पेरेंट्स मौजूद नहीं है तो स्पाउस और जो है वो उसके डिसेंडेंट यानी उसकी औलाद मौजूद है और हस्बैंड मौजूद है। अगर औरत है तो मर्द है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे मौजूद है, तो उनके दरमियान प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। और अगर पेरेंट्स मौजूद नहीं है और औलाद के अंदर सिर्फ बेटी है, बेटा मौजूद नहीं है, तो बाकी के जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी वो सारी बहन भाइयों की तरफ चली जाएगी। और जो बेटी है उसका 1/2 होगा हिस्सा, और बेटी अगर एक से ज्यादा बेटियां मौजूद हैं तो 2/3 हिस्सा टोटल प्रॉपर्टी का निकाल कर बेटियों में तकसीम होगा। और जो थर्ड हिस्सा है, जो थर्ड पोर्शन है, वो बहन भाइयों को जाएगा। और अगर बहन भाई मौजूद नहीं है तो भतीजा भतीजियां हैं तो उनको चला जाएगा। अगर वो भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, भतीजा भतीजियां भी नहीं है, बंदे का कोई नहीं है, तो वापस उसकी अगर कोई बेटी है या बेटा उसको वापस आके मिल जाएगा। ठीक है, बेटा होगा तो जाएगा ही नहीं इधर उधर, उसी को ही मिलेगा। और अगर बेटियां हैं तभी जाएगा बहन भाइयों की तरफ। और अगर बहन भाई मौजूद नहीं है, भतीजा भतीजा कोई भी मौजूद नहीं है, तो फिर वापस उस बेटी के पास आ जाएगा घूम के। ठीक है, समझ आ गई? मैम एक यस क्वेश्चन मैम। है, जी जी बोले। ब्रदर्स एंड सिस्टर की जो कैटेगरी है इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि डिक्रीज का अगर पेरेंट्स भी नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है, सिर्फ भाई बहन है और 2 से ज्यादा है, तो वो सारे के सारे जो भाई बहन है वो 1/3 शेयर उनका इनहेरिटेंस होगा, बकाया कहाँ जाएगा? नहीं, वो कह रहा है इफ डिसीज हैज नाइदर पेरेंट्स नॉर चिल्ड्रंस बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोर देन 2, then they will inherit 1/3 of the full bequest। 1/3 इनको मिलेगा, और जो बाकी 2 हिस्से हैं, जाहिर है अगर उसकी शादीशुदा होगा तो उसकी वाइफ है तो बंदा है तो वाइफ को जाएगा, अगर बंदी है तो उसके हस्बैंड को जाएगा। और जो रिमेनिंग जो उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो स्टेट को चली जाएगी, अगर कोई दूसरा लीगल हेयर मौजूद नहीं है तो। होता क्या है कि एंड में अच्छा स्टेट को जाती है, अगर प्रॉपर्टी बच जाती है ना। ठीक है, अब ये इसके अंदर देखें, ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये ऊपर पढ़ने में नहीं आ रहा। कहाँ चला गया ये? अच्छा, ये ऊपर वो टाइम बना हुआ आ रहा है, इसको जो है वो कर लेते हैं। अरे यार कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा, इसको नीचे उतार के थोड़ा सा, इनहेरिटेंस वाला भी ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये स्क्रीन तो आपके पास मेरे ख्याल में शेयर नहीं हो रही। नो मैम। नो मैम। चले मैं इसको 1 मिनट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर ये लास्ट इसके जो पॉइंट्स हैं ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारी क्लास का भी टाइम खत्म होने वाला है, मालूम है आपको, थोड़े से 2-3 मिनट बाकी है। अच्छा, अभी इसके अंदर अब हो रही है स्क्रीन शेयर ना? यस मैम। यस मैम। अब इसके लास्ट पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है इन केस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द शेयरिंग रेशियो विल बी 2/1, यानी भाई के पास 2 हिस्से, बहन के पास 1। इफ डिसीज हैज नाइदर पेरेंट्स नॉर चिल्ड्रंस एंड ब्रदर्स but has a sister, she will inherit 1/2 shares. If deceased has 2 sisters, they will 2/3 share equally. If sister dies is so less than, brother shall inherit
रेजिड्यूरी, एज अ रेजिड्यूरी ऑल प्रॉपर्टी। यानी क्या, अगर बहन जो है वो नहीं है और उसके पास कोई भी, उसकी बहन के कोई औलाद भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पूरी प्रॉपर्टी भाई को चली जाएगी। सुन लिया आपने? अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर बहन है और भाई वगैरह जो है वो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, कितनी मिलेगी उसको प्रॉपर्टी? हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर बहनें एक से ज्यादा हैं तो 2/3 उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी वो, अगर चचा वगैरह मौजूद है और अगर जो है वो, तो फिर उनको जाएगी। अगर वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो स्टेट को चली जाएगी। समझ आई आपको? वैसे स्टेट को जाती नहीं है प्रॉपर्टी, होता क्या है कि वो घूम के वापस उसी जो लीगल एयर्स होते हैं उन्हीं को मिल जाती है। ठीक है, अभी हमारा एक ही जो है टॉपिक बचा हुआ है, वो है प्रीएम्पशन वाला। अगर ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे, नहीं तो उसी को रिपीट करेंगे। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछे। मैम ये जो आपने सब कुछ बताया प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जो मतलब जो मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी बचती है, तो उसके लिए आपने ये मतलब डिवीजन बताई। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मरता है उसके ऊपर ये अगर कर्जा हो तो वो भी ऐसे ही डिवाइड होगा, मतलब जी ब्रदर जी बिल्कुल, सिस्टर्स के कर्जे लिए? की जो लायबिलिटी होगी, जो कर्जे की लायबिलिटी होगी ना, वो उसी तरह डिवाइड होगी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। डिसीज की जो भी ये हमने असल में, हमारे पास बुक नहीं है, बुक के अंदर हर चीज डिटेल के अंदर है पूरा, उसमें कर्जे के बारे में भी है पूरा। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर कर्जे के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि कर्जा किस तरह अदा होगा। उसमें यही बिल्कुल डिटेल मौजूद है। जिस तरतीब के साथ और जिस हिस्से के, जिस तरीके से वो हिस्सा लेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, लायबिलिटी भी बिल्कुल उसी तरीके से वो शेयर करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर, अगर उनको जो है वो प्रॉपर्टी में वो जिस तरीके से उनको हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल उसी सेम एक्सटेंट के साथ उनको जो है वो कर्जा भी अदा करना पड़ेगा। अगर कोई 1/2 हिस्सा प्रॉपर्टी का ले रहा है तो वो 1/2 ही कर्जे का अदा करेगा, पूरा मुकम्मल नहीं। अगर कोई मुकम्मल पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है तो वो पूरा का पूरा कर्जा भी अदा करेगा। ऐसे होगा। ठीक है, मतलब ये शरिया लॉ में आता है या? जी जी बिल्कुल, शरिया ला ही है। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? हम शरिया ही तो पढ़ रहे हैं, हम इस्लामिक पर्सनल नहीं लॉ पढ़ मतलब रहे हैं। अगर मतलब कोर्ट के थ्रू की हाँ, कोर्ट के करवाया थ्रू भी जाए। इसी तरह होगा। अगर कोई मुस्लिम की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर इस्लामिक लॉ अप्लाई होगा। अगर किसी दूसरे मजहब के बंदे की डेथ हो जाती है तो वो उनका अपना पर्सनल लॉ जो भी कहेगा उसी हिसाब से होगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। चले, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, फिर ये एकदम से जो है हमारी ये क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, अटेंडेंस ले ली उसी में आपने? यस मैम। मैम जी जी मैम असाइनमेंट के हवाले से एक मसला है। मेरा जो लेजिटिमेसी टॉपिक है उसमें मेरा जो डिटरमाइन कैसे करना है वो तो 2-3 पेजेस में आ जाएगा, तो उसमें पेरेंटेज वगैरह भी इंक्लूड है क्योंकि ये सारा कनेक्टेड हाँ है। हाँ, लेजिटिमेसी वो पेरेंटेज सारा इसी में ही आता है। ये पूरा एक ही टॉपिक है, कंप्लीट है ये। सही, ठीक है फिर से। ठीक है, चलें, अब ये लास्ट मिनट चल रहा है अपनी उसका क्लास का, ये एंड होने वाली है। ओके मैम।